So when we talk about nuclear model of an atom, तो सिर्फ दो सेक्शन है इस चैप्टर में, the atom and the nucleus. So what is basically an atom? Considered as the smallest particle of an element that can exist, yes. And atom contains some subatomic particles like electrons, protons, neutrons. ठीक है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है जो कि ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करता है. प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है जो कि न्यूक्लियस के अंदर, विच इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ एन एटम, एग्जिस्ट करता है. एंड फाइनली न्यूट्रॉन भी एक ऐसा पार्टिकल है जो कि न्यूक्लियस में रहता है. एंड न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है. न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता. ठीक है बेटा. तो let's write down upon about the definition of atom and what are these three particles. अक्सर व बेशतर पेपर में इससे रिलेटेड सवाल क्या आता है, आपको एक पर्टिकुलर एलिमेंट बता देते हैं. लेट्स से कार्बन 612 बता दिया और आपसे बोलते हैं ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ कार्बन एटम. तो आपने प्रॉपर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स करेक्ट काउंट में ड्रॉ करने होते हैं. जैसे मैंने यहाँ पे बराबर में डायग्राम बनाई हुई. तो इत्तेफाक की बात है कि कौन सा वैसे मैंने एलिमेंट बनाया है. ये तो मेरे ख्याल से मैंने रफली बना दिया जी. तो अगर न्यूट्रल कार्बन है तो आप 6 प्रोटॉन बनाएंगे, 6 न्यूट्रॉन बनाएंगे इनसाइड द न्यूक्लियस. ठीक है. और 6 इलेक्ट्रॉन बनाएंगे आउटसाइड द न्यूक्लियस, 2 पहले ऑर्बिट में और 4 दूसरे ऑर्बिट में. ठीक है. और क्योंकि आपके पास CAI में कलर्स तो अलाउड नहीं है, ठीक है, तो आप किस तरीके से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जस्टिफाई करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे. एक को ब्लैक कलर कर दिएगा और एक को लाइट रखिएगा. मतलब एक आप बनाइएगा इस तरह और एक बना दिएगा इस तरह. तो लेट्स से ये प्रोटॉन हो गया, ये न्यूट्रॉन हो गया. और इलेक्ट्रॉन की डिफरेंशिएशन तो ये है कि वो ऑर्बिट में होता है. एन तीनों को लेबल कर दिएगा जैसे मैंने यहाँ पे लेबल किया हुआ है. ठीक है बेटा. तो इस तरीके से आप उस तरह के सवाल को टैकल कर सकते हैं. चलिए आप आगे बढ़ते हैं. नाउ there were 2 scientists who did an experiment. This experiment is called by their name as Geiger-Marsden. ये दोनों साइंटिस्ट थे. अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट. तो इन Geiger-Marsden अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट what happens, what they did, इन्होंने एक स्ट्रक्चर बनाई और इस स्ट्रक्चर में what they did, एक बहुत ज्यादा बारीक लेयर
गोल्ड फॉइल की इन्होंने बीच में रखी। अब कितनी बारी क्लियर, मैं आपको इस तरह समझाता हूँ। नॉर्मली व्हेन यू गो टू एनी स्वीट शॉप, फॉर एग्जाम्पल कोई मिठाई वगैरह खरीदनी है आपने, तो आपने देखा होगा मिठाई के ऊपर सिल्वर कलर की कुछ लेयर्स होती हैं, विच मेक्स दैट मिठाई अट्रैक्टिव। वो कहलाता है चांदी का वर्क। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास ये जो हमारे पास गोल्ड फॉइल है, ये सोने का वर्क कहलाता है। और सोने का वर्क बेसिकली बहुत ज्यादा थिन होगा, जिस तरह वो चांदी का वर्क होता है। नाउ नेक्स्ट, अंदर की जो ये ट्यूब है, इसके ऊपर फ्लोरेसेंट कोटिंग हुई हुई है। फ्लोरेसेंट कोटिंग क्या करेगी बेटा? फ्लोरेसेंट कोटिंग की प्रॉपर्टी होती है, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल या रेडिएशन फ्लोरेसेंट कोटिंग से स्ट्राइक करेंगी, दैट फ्लोरेसेंट कोटिंग ग्लोज। ठीक है, एंड दैट इज हाउ वी गेट टू नो कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर कोई आयनाइजिंग पार्टिकल या रेडिएशन टकराई है। ठीक है, तो हमने ये वाला पार्ट डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट, अब हमें डिस्कस करना है ये वाला पार्ट। तो ये अल्फा सोर्स है। व्हाट इज अल्फा? एनी आइडिया? A positively charged particle. पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। ठीक है, तो ये अल्फा बीटा गैमा क्या होता है? Radiations. रेडिएशन। तो बेटा अल्फा बीटा गैमा रेडिएशन है। एंड ये रेडिएशन कब एमिट होती है? जब आपके पास न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है। तो न्यूक्लियस अपने आप को अनस्टेबल से स्टेबल में कन्वर्ट करने के लिए एमिट करता है अल्फा बीटा गैमा अकॉर्डिंग टू द नीड। ठीक है, कभी कभार तीनों एमिट होती हैं, कभी कभार एलिमेंट कोई दो एमिट करता है, कभी कभार एलिमेंट कोई एक एमिट करता है। इट डिपेंड्स कि वो कौन सा एलिमेंट है और उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्या वजह है जिसकी वजह से वो अनस्टेबल हुआ है। तो वो हम अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे, व्हाट आर द रीजंस व्हाई द एटम बिकम्स अनस्टेबल। ठीक है, तो उसके बिना पर हम डिस्कस करेंगे कब अल्फा पार्टिकल एमिट होता है, कब बीटा पार्टिकल एमिट होता है, एंड कब गैमा रेडिएशन एमिट होती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो फ्लोरेसेंट रायान कहते हैं जब कोई आयनाइजिंग पार्टिकल या रेडिएशन इस वॉल से स्ट्राइक करेंगे तो ये वॉल ग्लो करेगी। ठीक है, तो फ्लोरेसेंट गोल्ड फॉइल रेमा हैज gold has less density as compared to other metals, so it's not very densely populated with atoms. ठीक है, this is one of the reasons. हाँ, आगे बढ़ते हैं। तो क्या होगा जब अल्फा पार्टिकल्स पास होंगे यहाँ से? हम अल्फा पार्टिकल तो नहीं देख सकते, बट वी कैन सी जब अल्फा पार्टिकल फ्लोरेसेंट कोटिंग से टकराएंगे तो दे विल ग्लो एंड दे विल गिव यू लाइट। ठीक है, so what we saw, what we observed in this experiment, the maximum glow was at this side, जिससे हमें पता चला maximum alpha particles through the gold foil सीधे निकल गए। ठीक है, कुछ अल्फा पार्टिकल यहाँ टकराए क्योंकि ग्लो यहाँ पर प्रोड्यूस हो रही थी। इससे हमें पता चला कि some of the alpha particles are deviated by their path
like this और this, और कुछ अल्फा पार्टिकल मोर देन 90 डिग्री पे डेविएट हुए हैं, ऑलमोस्ट ना होने के बराबर अल्फा पार्टिकल्स मोर देन 90 डिग्री पे डेविएट हुए। ठीक है, अब जरा इन ऑब्जर्वेशंस को लॉजिक में तब्दील करते हैं, कैसा क्यों हो रहा है। तो बेटा मेजॉरिटी, पहले इसकी बात करते हैं, अल्फा पार्टिकल डेविएट क्यों हो रहा है। अल्फा पार्टिकल का चार्ज पॉजिटिव होता है, जैसा अभी फिजा ने बताया पॉजिटिव होता है। और कितना होता है पॉजिटिव, फिलहाल ये आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी माइंड में ये रखें, ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल इज बेसिकली अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। टेल मी वन थिंग, दिस पार्ट या तो अट्रैक्शन हो रही होगी या रिपल्जन हो रही होगी, तभी हमारे पास अल्फा पार्टिकल अपने रास्ते से डेविएट हो रहा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे अट्रैक्शन हो रही है या रिपल्जन हो रही है, व्हाट विल यू से। रिपल्जन। रिपल्जन। तो रिपल्जन की वजह से अल्फा पार्टिकल यूं मूव कर गया। इसका मतलब यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज बॉडी मौजूद है। कौन से टॉपिक में बोल रहे हो उमर। तो यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज बॉडी मौजूद है, एंड दैट पॉजिटिव चार्ज बॉडी इज वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल। ये कैसे बोल रहे हैं हम कि वो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बहुत ज्यादा छोटी है। सर क्योंकि जो दोनों ने शुरू किया, दोनों एक दूसरे से इंटरप्ट होके माइक ऑफ कर दिया। हाँ भाई, यस उमर। सर क्योंकि मोस्टली अल्फा पार्टिकल जो थे वो स्ट्रेट चले गए, तो उसका मतलब एग्जैक्टली, न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा होता है और वो एग्जैक्टली। कम, बहुत कम पार्टिकल डेविएट हुए, या ये कह लें ज्यादातर अल्फा पार्टिकल सीधे चले गए। इसका मतलब वो चार्ज्ड बॉडी के करीब भी नहीं आ पाए। वाई, बिकॉज दैट चार्ज बॉडी इज वेरी स्मॉल। ठीक है, तो एक साइंटिफिक एस्टिमेशन है, वो चार्ज बॉडी बेसिकली क्या है, न्यूक्लियस है। क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर दो पार्टिकल होते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, अब प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है, तो न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, तो नेट चार्ज हमारे न्यूक्लियस पे आता है पॉजिटिव। ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल जब न्यूक्लियस के करीब से गुजरेंगे तो न्यूक्लियस अल्फा पार्टिकल्स को डेविएट करवाएगा बाय रिपल्जन। सिंस न्यूक्लियस बहुत ज्यादा छोटा है, कितना छोटा है, एक साइंटिफिक एस्टिमेशन कहती है an atom is like a football field and a nucleus is like a football inside that football field. So you can imagine कितना छोटा न्यूक्लियस होता है। और इससे तीसरा पॉइंट मेरा क्लियर होता है, हमारा एटम इज हाईली वेकेंट, जरूरत से ज्यादा खाली है हमारा एटम। नो, न्यूक्लियस इज नॉट द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। अब आपने सवाल किया है, उसका जवाब मैं आपको इस तरह दिखाता हूँ। बेटा दिस इज पार्टिकल फिजिक्स, जो कि आप AS में पढ़ेंगे या A1 जिसे कहते हैं उसमें पढ़ेंगे। तो आप देखेंगे कि वी हैव गॉन सो फार। अब हमारे लिए एलिमेंट्री पार्टिकल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन नहीं रहे हैं। यस, इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक एलिमेंट्री पार्टिकल है, बट प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स आर नॉट एलिमेंट्री पार्टिकल और फंडामेंटल पार्टिकल्स। ठीक है, तो ये आप AS में पढ़ेंगे।
तो yes, nucleus is not the smallest entity. Now, तो जो 3 पॉइंट हमने यहाँ पे ड्रॉ किए हैं, उन 3 पॉइंट्स को जरा डिस्कस कर लेते हैं। अल्फा पार्टिकल बैंड हुए, अपने रास्ते से डेविएट हुए, क्योंकि there must be a positively charged body inside the gold foil, and that positively charged body is basically nucleus. Nucleus is very small as compared to the size of the atom, and this shows that majority of alpha particle हमारे पास सीधे निकल गए. And finally, atom is highly empty, and majority of the mass of an atom is inside the nucleus. तो जैसे हमारे पास स्पेस फिजिक्स में होता है ना, हमारे सोलर सिस्टम का मैक्सिमम मास इज इनसाइड द सन, ठीक है। इसी तरीके से बहुत मिलता जुलता इसका भी स्ट्रक्चर है, बस वहां पे प्लेनेट होते हैं, यहाँ पे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और वहां पे सन सेंट्रल बॉडी है, यहाँ पे न्यूक्लियस सेंट्रल बॉडी है, जो कि मेजॉरिटी ऑफ द मास ऑफ एन एटम को कैरी कर रहा होता है। तो बिफोर वी गो फर्दर, मैं आपको एक सिमुलेशन दिखाता हूँ, एंड उसके बाद हम इस डिस्कशन को आगे लेके जाते हैं। सर आप अपना पहला पॉइंट री एक्सप्लेन कर सकते हैं प्लीज? कौन सा वाला पॉइंट? ये जो स्क्रीन में जो पहला पॉइंट आ रहा था कि न्यूक्लियस से हिट होकर रिबाउंड जो करते हैं। ओ ओके बेटा, ये पॉइंट था हमारा, रिबाउंडिंग हो रही है बिकॉज ऑफ रिपल्जन। अब न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ 2 पार्टिकल होते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज्ड है, और अल्फा पार्टिकल इटसेल्फ इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, एंड दैट इज व्हाई अल्फा पार्टिकल जब न्यूक्लियस के करीब आएगा तो रिपल्जन की वजह से वो अपने पाथ से डेविएट हो जाएगा, ठीक है। एंड दैट इज हाउ बेंडिंग इज अकरिंग, सही है। तो सही है So सर। in this simulation, ये जो डॉटेड हमारे पास सर्कल्स बने हुए हैं, these represents orbits, तो क्या बात है, डॉट जो येलो कलर का डॉट है वो हमारे पास न्यूक्लियस है, एंड अब आ रहे हैं पर्पल कलर के अल्फा पार्टिकल। तो ऑब्जर्व करें इनका मोशन। I had a turtle as well, but I had it had been with me for 10.5 years, but उसका देहांत हो गया, it died, बहुत अफसोस हुआ। सो ये आपके पास परफेक्ट इलस्ट्रेशन है of how alpha particle are moving through the atoms of the gold foil, and whenever alpha particle reach near the nucleus, they are deviated by the force of repulsion. So they are not striking the nucleus, they are repelled by the force of repulsion. तो अब देखें, मैं इसका क्लोजर व्यू दिखा रहा हूं आपको, जस्ट टू शो यू कि हमारे पास यहाँ पर
ये देखो किस तरीके से दे आर नॉट स्ट्राइकिंग। बच्चा समझता है अल्फा पार्टिकल आता है, न्यूक्लियस से स्ट्राइक होके डेविएट होता है। नो, ये पूरा का पूरा रिपल्जन का गेम है। इट्स नॉट नेसेसरी टू बी नोन उमर। एवरी टीचर हैज डिफरेंट डायनामिक्स टू टीच। तो मैं भी अक्सर आपको सिलेबस से थोड़ा सा हट के समझाता हूँ चीजें, तो ही माइट बी डूइंग दैट एज वेल। सही है बेटा। तो दिस इज हाउ हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया ये डिस्कशन। अब जरा ये एक सवाल पेपर में आता है, ठीक है, कि वी नीड टू ड्रॉ द पाथ ऑफ अल्फा पार्टिकल्स कमिंग नियर द न्यूक्लियस। तो ये जो ब्लैक कलर से मैंने बनाए हुए हैं ये न्यूक्लियस है। तो पहला पार्ट क्या होगा, ग्रीन वाले जो हैं दे आर नॉट वेरी नियर टू द न्यूक्लियस, तो ये ग्रीन वाले सीधे निकल जाएंगे लाइक दिस। ठीक है। अब व्हाट अबाउट दीज रेड वंस, दे विल गेट डेविएटेड इस तरह लाइक दिस। अच्छा सर, so basically they don't touch the nucleus. सॉरी, Yeah, alpha particles don't touch the nucleus. They just या rebound. दे रिबाउंड बिकॉज ऑफ रिपल्जन। They rebound because of repulsion. सही है. एंड ये जो पर्पल वाला है ये आया इस तरह है दैट इट केम almost at the center of the nucleus due to very strong force of repulsion। ये जिस तरह आया था उसी तरह रिबाउंड हो गया। ठीक है, तो ये सवाल 2 से 3 मर्तबा पेपर में देखा गया। अब इसके रिलेटेड क्या सवालात आते हैं, एक तो ये दिखा दिया मैंने आपको। दूसरा सवाल क्या आता है, एमसीक्यूज में बहुत कॉमन है, पूछते हैं व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल, तो हम क्या बोलेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट। ठीक है, इसके अलावा ये जो 3 आउटकम मैंने लिखवाए हैं इससे रिलेटेड सवाल आते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हो गया। जी शोएब। सर ये जो अल्फा पार्टिकल्स हैं ये नीचे की तरफ से रिफ्लेक्ट होंगे, ऊपर नहीं हो सकते? सॉरी, जो डिफ्लेक्शन आपने दिखाई है सिर्फ नीचे की तरफ होगी न्यूक्लियस से। ऊपर भी तो दिखाई है ये वाली। तो ओके सर। तो जिस एंगल पे आ रहे हैं उसी के मुताबिक, अब अगर कोई अल्फा यूं आ रहा है तो ये ज्यादा डेविएट होगा, मे बी मोर देन 90 डिग्री डेविएट हो जाए। ठीक है, ओके सर। नाउ पहला सेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। अब दूसरा सेक्शन है हमारे पास द न्यूक्लियस। एंड दूसरा सेक्शन शुरू होता है हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी से। तो बेटा व्हाट इज बेसिकली आयोनाइजेशन एनर्जी, इसको पहले समझता हूं। तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, अगर मैं बिल्कुल क्लियर व्यू इसका दूं, इट्स दैट एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड फॉर एन इलेक्ट्रॉन ऑफ एन आउटर मोस्ट ऑर्बिट टू कम आउट ऑफ द ऑर्बिट। ठीक है, वो एनर्जी
जो इलेक्ट्रॉन को उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट से एमिट आउट करवा दे, बाहर निकलवा दे, वो कहलाती है आयोनाइजेशन एनर्जी। तो इसका पूरा एक कॉन्सेप्ट बिल्डअप करते हैं, देखें क्या होगा। बेटा ऑर्बिट्स असल में नहीं होते, असल में ऐसा नहीं है कि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द ऐसे सर्कल्स बने हुए हैं। तो why we draw orbits? We show orbits as energy levels. मतलब पहले ऑर्बिट का एक अलग एनर्जी लेवल है, दूसरे ऑर्बिट का अलग एनर्जी लेवल है, तो हर ऑर्बिट का एनर्जी लेवल है। अब पहले ऑर्बिट का एनर्जी लेवल कुछ भी है, वैसे 13.6 EV होता है, तो इसके अंदर वही इलेक्ट्रॉन लाए करेंगे जिनका एनर्जी लेवल पहले ऑर्बिट के मुताबिक होगा। ठीक है, दूसरे ऑर्बिट में वो इलेक्ट्रॉन होंगे जिनका एनर्जी लेवल दूसरे ऑर्बिट के मुताबिक होगा। अब सुने मैं करना क्या चाह रहा हूं, मैं इलेक्ट्रॉन को दूसरे ऑर्बिट में भेजना चाह रहा हूं। फॉर दैट इलेक्ट्रॉन नीड्स टू हैव एनर्जी। और बेटा अगर इलेक्ट्रॉन को दूसरे ऑर्बिट में जाने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है, तो मैं वो एनर्जी प्रोवाइड करूंगा। अब दैट एनर्जी कैन बी ऑफ एनी टाइप, it could be light energy, it could be thermal energy, chemical energy, sound energy, any sort of energy। ठीक है, तो जब एनर्जी मिलेगी इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। नाउ इलेक्ट्रॉन becomes energized, and because of that energy electron jumps from lower orbit to higher orbit, energized हुआ and higher orbit में चला गया। बट बेटा इस इलेक्ट्रॉन की मिसाल उस बिगड़े हुए बच्चे की तरह है जो दोस्तों के प्रेशर में आकर माँ बाप से लड़ झगड़ के घर छोड़ के चला गया। क्या होगा इन दी एंड, जब जेब में पैसे खत्म होंगे तो मोस्ट ऑफ द फ्रेंड्स वो भी बदल जाएंगे और उसे दुनिया की तल्ख हकीकत समझ में आएगी। इन दी एंड क्या होगा बेटा, वापस वहीं आएगा जहां से चला था। ठीक है, तो बताने का मतलब है जो इलेक्ट्रॉन अपना ऑर्बिट छोड़कर दूसरे ऑर्बिट में गया है, क्यों गया है, मैंने उसे एनर्जी प्रोवाइड की, तो वो एनर्जी को रिसीव करके आगे चला गया। बट जो दूसरा ऑर्बिट है वो उसका फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है, वो उसका अपना घर नहीं है, वो उसकी अपनी स्पेसिफिक जगह नहीं है। तो बेटा क्या होगा, ये बहुत कम टाइम के लिए इस ऑर्बिट में रहेगा एंड वापस आएगा। अच्छा, गया कैसे था, मैंने ऐसा क्या किया था जो ये इलेक्ट्रॉन इनर ऑर्बिट से आउटर ऑर्बिट में गया, एनर्जी प्रोवाइड की थी। अब वापसी का टाइम आ रहा है, तो जब ये वापस आएगा तो जो एनर्जी मैंने इसे प्रोवाइड की है उस एनर्जी का कुछ पार्ट ये हमें रिटर्न कर देगा, कर्जा वापस कर देगा। ठीक है, एंड अब देखें वापसी का सफर शुरू हो रहा है एंड इलेक्ट्रॉन ने ये एनर्जी हमें वापस कर दी। ठीक है, तो अभी रिसेंटली, वैसे मैंने आपको बताया भी था, एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था, सर व्हाई हाइड्रोजन इन द सन ग्लोज, दिस इज द रीजन। ठीक है, on the application of heat electron hops between the orbits, but the next orbit is not the destination or the permanent address of that electron,
तो इलेक्ट्रॉन वापस आता है। तो जो इलेक्ट्रॉन वापस आता है तो एनर्जी रिलीज करता है, वो एनर्जी हमारे विजिबल स्पेक्ट्रम में होती है, जिसकी वजह से हमें सन ग्लो होता हुआ दिखाई देता है। ठीक है। तो सर हम लोग इसमें से एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन बुला सकते हैं? रिएक्शन तो वैसे फ्यूजन हो रहा है, ठीक है। मैं सिर्फ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट ट्रांजिशन की बात कर रहा हूँ, और फ्यूजन हम इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। एनर्जी इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से मेट होती है। In form of electromagnetic spectrum. I mean, sun radiates all the members of electromagnetic spectrum as well as heat. Sound इसलिए नहीं होती है because there is no medium in between. So there's been a video on YouTube, sound of sun. उन्होंने क्या किया, सन से रिसीव होने वाली प्लाज्मा वेव्स को ऑडिबल फ्रीक्वेंसी पे कन्वर्ट किया है, and that is how they got to know the sound of the sun. तो इस तरह हर प्लेनेट की नासा ने साउंड कैप्चर की। तो वो वीडियोस यूट्यूब पे जाके जरूर सुनिएगा, साउंड ऑफ द सन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। खैर, तो आगे डिस्कस करते हैं। तो आयोनाइजेशन एनर्जी का मैंने आपको डेफिनेशन बताया था, एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। इसे आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी कहते हैं। And what is ion? That atom which has lost or gained electron, it becomes an ion. तो वो एटम जिसने इलेक्ट्रॉन लूज या फिर गेन कर लिया है, हम उसे एटम नहीं कहेंगे, अब हम उसे कहेंगे आयन। चलो, अब डिस्कशन को थोड़ा सा और मजीद आगे लेके जाते हैं। न्यूक्लियस, as we know, nucleus is composed of two particles at your stage, which is proton and neutron. प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल, और इनका मास ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। सो व्हाट इज प्रोटॉन नंबर, जिसको आप नॉर्मली एटॉमिक नंबर भी कहते हैं। तो इट्स द नंबर ऑफ प्रोटॉन इनसाइड द न्यूक्लियस, और इसको डिनोट किया जाता है बाय लेटर जी। Similarly, nucleon is the sum of proton and neutron. ठीक है। तो न्यूक्लियॉन नंबर को मास नंबर भी कहा जाता है, एंड इट इज डिनोटेड बाय ए, कैपिटल ए।
Now we need to talk about nucleide notation. एक सिंगल इंफॉर्मेशन जो आपको एटम के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन देती है, दैट हाउ मेनी प्रोटॉन्स एटम हैज, हाउ मेनी न्यूक्लियॉन्स एटम हैज, एंड विच एलिमेंट डज दिस एटम बिलोंग। तो ये न्यूक्लियोटाइड नोटेशन है, ठीक है। तो सेंटर में एलिमेंट का सिंबल होता है, नीचे लिखे हुए होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ऊपर लिखे हुए होते हैं न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। तो को भी लेबल कर लेते हैं। Now, can anyone tell me, we know nucleon number, which is the sum of proton and neutron. We know proton number. How can we find out number of neutrons? by subtracting. Yes. तो मैं सिंपल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाल सकता हूँ लाइक दिस, सही है। न्यूक्लियॉन नंबर को मैं प्रोटॉन नंबर से माइनस कर दूं, तो ये सवाल बहुत कॉमन है। एंड फाइनली we'll end this chapter by the discussion of isotope. So isotope are the atoms of same element जिनका सेम प्रोटॉन नंबर होता है बट दे हैव डिफरेंट न्यूट्रॉन नंबर। तो इस नाम को थोड़ा समझिएगा। आइसो मीन्स सेम, टोप मीन्स प्लेस। Why they are called same place or isotope? Because if we consider hydrogen, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप आपके सामने, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्राइटियम, ठीक है, ये इनके नाम है। तो आप जो पीरियोडिक टेबल इस्तेमाल कर रहे हैं, नो दे डोंट हैव डिफरेंट, दे कैन डिफरेंट न्यूट्रॉन और न्यूक्लियॉन, बट प्रोटॉन सेम होने चाहिए। ऑफ कोर्स डिफरेंट न्यूट्रॉन होंगे तो डिफरेंट न्यूक्लियॉन नंबर भी हो जाएगा, ठीक है, बट प्रोटॉन नंबर सेम होता है, दिस इज द कंडीशन। तो बेटा आप जो पीरियोडिक टेबल इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें एलिमेंट्स इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक नंबर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर अरेंज हुआ हुआ है। अब एटॉमिक नंबर तो तीनों का सेम है ना, यानी आपके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन के तीनों आइसोटोप इसी जगह पर होंगे, ठीक है। तो इनफैक्ट आई हैव सीन वन ऑफ द पीरियोडिक टेबल, इंटरनेट पे देखा था पता नहीं कहाँ, तो जब मैंने हाइड्रोजन पे क्लिक किया ना तो उसी जगह में से हाइड्रोजन के आइसोटोप पॉपअप हो गए। तो दैट इज हाउ यू कैन से कि पीरियोडिक टेबल में इन तीनों आइसोटोप की सेम जगह है, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड सेम प्लेस आइसोटोप, ठीक है। एटम्स हैविंग सेम प्रोटॉन नंबर बट डिफरेंट न्यूट्रॉन या न्यूक्लियॉन नंबर। एंड नीचे मैंने तीनों आइसोटोप का एटॉमिक स्ट्रक्चर भी दिखा दिया। Yes, they can have different properties. For example, हाइड्रोजन का तीसरा आइसोटोप ट्राइटियम इज, या आप सोडियम की बात कर लें, सोडियम बड़ा बहुत पढ़ा है हमने,
सोडियम का एक आइसोटोप होता है, वैसे तो Na1123 होता है, लेकिन एक होता है Na1124, वो रेडियो एक्टिव होता है। जबकि सोडियम का नॉर्मल आइसोटोप जो होता है 1123, वो रेडियो एक्टिव नहीं होता। तो यस, दे कैन हैव डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। चले भाई, रेडी? इलेक्ट्रॉन इज Negatively charged particle. Negatively charged particle. प्रोटॉन इज Positive charged Positive. particle. न्यूट्रॉन इज Neutral particles. कार्बन C614 Has 6 Six protons protons and and 8 six one. yes. Nucleus is highly empty and smaller than atom. Isotopes have same proton number but different neutron number. G. Electron reside in Orbit around nucleus. and proton and neutron reside inside the nucleus. Okay. तो पहले पेपर 2 करते हैं। आई थिंक 3 से 4 सवाल है पेपर 2 के। The nuclei of 4 atoms are represented by nuclide notation. Neutral atom also contain electron. न्यूट्रल एटम में बेटा क्या होता है? जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, स्टेट विच ऑफ द 4 न्यूक्लियाई इज सराउंडेड बाय द ग्रेटेस्ट इलेक्ट्रॉन। तो बेटा सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन किसके पास होंगे? जिसके पास सबसे ज्यादा प्रोटॉन है, क्योंकि सब न्यूट्रल है। तो इट्स ऑक्सीजन। प्रॉपर इसका नाम लिख दें 850। स्टेट 2 nuclei that have same number of proton. प्रोटॉन किसके सेम है? Carbon 12 and carbon Carbon 14. and oxygen. एग्जैक्टली, दोनों आइसोटोप है। नाउ किसके न्यूक्लियॉन सेम है? Carbon 14 and nitrogen. यस, कार्बन C614 and nitrogen 714। एंड न्यूट्रॉन, मतलब न्यूट्रॉन के लिए हमें क्या करना होगा? 6 8 7 7। तो नाइट्रोजन 14 and oxygen 8। ठीक है, now an atom contains electrons surrounding the nucleus made up of proton and neutron. Which of these particles have equal and opposite charge? So as I told you, number of protons and number of neutrons बराबर होते हैं। Sorry, number of protons and number of electrons बराबर होते हैं। तो आपका आइटम न्यूट्रल होता है। इसका मतलब जितना चार्ज प्रोटॉन का है उतना ही चार्ज इलेक्ट्रॉन का होता है, बट इन ऑपोजिट साइन। ठीक है, इनकी चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होता है बट साइन ऑपोजिट होता है। तो इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन।
और अभी बातों बातों में मैंने आपको बताया, दिखा भी देता हूँ कहाँ बताया, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास ऑलमोस्ट सेम होता है। तो ऑलमोस्ट इक्वल मास, ठीक है। So the nuclide notation for carbon 14 is C614. Okay. अच्छा, ये वाला सवाल अभी हम नहीं कर सकते। Why? Because this belongs to one of the topic known as radioactive decays, और ये बीटा डीके से बिलोंग करता है, जो आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इसको हम रोकते हैं, हम इसे अगले चैप्टर में करेंगे। आगे बढ़ जाओ। The nucleide notation of radioactive boron is this. बोला draw label diagram of structure of neutral atom. Neutral atom बोला है तो जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन। Show the particles in the atom. तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ। सबसे पहले मैंने बनाया न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर कितने पार्टिकल होंगे? हमारे पास होंगे 5 सर। 5 प्रोटॉन। तो देखिए प्रोटॉन में ब्लैक कलर से बना रहा हूँ। 1 2 3 4 5। और न्यूट्रॉन कितने हैं? 12 माइनस 5 7। तो साथ ही हम न्यूट्रॉन 7 बना देते हैं। देखो न्यूट्रॉन मैंने किस तरह बनाया, लाइक दिस। और इसको लेबल भी बाद में कर देंगे, ठीक है। नाउ अब हमें बनाना है इलेक्ट्रॉन। तो ये आ गया हमारे पास इलेक्ट्रॉन, पहले ऑर्बिट में 2। एंड दूसरे ऑर्बिट में 3। ठीक है। नाउ जस्ट लेबलिंग इज लेफ्ट। ये इलेक्ट्रॉन, ये प्रोटॉन, ये न्यूट्रॉन, ये न्यूक्लियस, ये ऑर्बिट।
ठीक है बेटा, तो ये हमने प्रॉपर डायग्राम बना दी। 4 मार्क्स, वाओ। तो एक एक चीज हमने तरीके से साफ सुथरी बनाई और लेबल कर दी। डायग्राम को हमेशा लेबल किया करो। नाउ बोरॉन 12 डिकेज, ये वाला पार्ट बाय एमिट बीटा पार्टिकल, ठीक है। हाँ, ये भी डीके क्वेश्चन में आ रहा है, ये भी हमें नेक्स्ट चैप्टर में बीटा डीके के बाद करना होगा। आगे बढ़ते हैं। आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन 11 and 12 are written. Complete figure 4.1 to show the number of protons and number of neutrons in one of the nucleus of each isotope. तो बेटा के पास एक प्रोटॉन है और इसके पास भी एक प्रोटॉन है। न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं? subtract 0 1। Using the idea about electron, proton and neutron, why atoms of H11 and H12 are uncharged? Number of protons and number of electrons are same, ठीक है। प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज होता है, तो यस दे कैंसिल आउट। रहा न्यूट्रॉन, इट्स न्यूट्रल। प्रोटॉन इज positively while electron is negatively charged particle. Same number of proton and neutron cancels each other's charge while neutron is a neutral particle. So that net charge on an atom is 0। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया डिस्कशन और यहीं पर पेपर 2 के सवाल हमारे पास कंप्लीट हो गए। ओह सॉरी, थैंक यू। So let's see, we have around 3 minutes. क्या हो सकता है इन 3 मिनट में? पेपर 1 के सवाल। क्लोरीन exists as 2 isotope. One has nucleon number 35 and the other has nucleon number 37. Which table shows the proton and neutron in the isotope? तो आइसोटोप की कंडीशन क्या है? सेम प्रोटॉन नंबर है, तो दिस कैन बी आइसोटोप एंड दिस कैन बी आइसोटोप, ठीक है। बट डी गलत क्यों है? क्योंकि बेटा प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का सम 35 37 है, ये इन्होंने न्यूक्लियन नंबर बताया हुआ है, व्हिच इज द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो बेटा अगर न्यूट्रॉन 35 है, प्रोटॉन 17 है, तो ये तो 35 के बराबर नहीं होगा, ठीक है। दैट इज व्हाई डी इज नॉट एन आंसर।
And this is why we have A as our correct answer. बोले न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन कितने होंगे? तो न्यूट्रॉन कितने होंगे? 8. 8, एंड प्रोटॉन कितने होंगे? 6. 6. तो प्रोटॉन 6, न्यूट्रॉन 8. तो बहुत आराम से पढ़िएगा. कभी कभार स्टूडेंट न्यूट्रॉन और न्यूक्लियॉन को फ्लो में सेम पढ़ लेता है. तो अगर न्यूक्लियॉन बोलता तो डी आंसर होता. रेडियोएक्टिव सोडियम ऑफ रेडियम के अंदर कितने प्रोटॉन हैं? 88. 88. Yes. 8. The nucleus of helium atom is represented by this. न्यूट्रल एटम ऑफ हीलियम क्या होगा? तो आप लोग बताएं. A. ए. sir. यस. न्यूट्रॉन निकाले हमने इस तरह, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों दो होंगे. इलेक्ट्रॉन दो होंगे, प्रोटॉन दो होंगे, न्यूट्रॉन दो होंगे. सर अगर हमारे पास ऐसा एटम है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 प्रोटॉन्स और 4 न्यूट्रॉन्स हैं. समझ नहीं आई आपकी आवाज, वापस रिपीट करेंगे? सर मैं कह रही हूँ अगर हमारे पास एक एटम है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 प्रोटॉन्स हैं लेकिन 4 न्यूट्रॉन्स हैं तो क्या उसमें भी न्यूट्रल होगा? हाँ, क्योंकि चार्ज का ताल्लुक तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से है ना. सॉरी, हाँ, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, तो वो तो बैलेंस कर जाएंगे. लाइक अगर मैं आपको एग्जांपल दूं सोडियम की, या सोडियम के अलावा इसी की एग्जांपल देख लें. 88 प्रोटॉन है, 88 इलेक्ट्रॉन है, बट न्यूट्रॉन 88 नहीं है, स्टिल न्यूट्रल है. अच्छा, ये रिपीट हो रहा है तो इसको हम कंसीडर नहीं करते. ये देखिए, which nuclide have the same number of neutrons? ओके, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है. 6, 6, 8, 7. सी. यस, न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल, तो कोई चार्ज नहीं होगा. गीगर मार्जिन का भी देखते हैं, फिर ऑफ करते हैं. Giga Marsden experiment says the beam of alpha particle is fired at a thin sheet of gold foil. Majority of alpha particle passed straight. Okay. Why does this show? Alpha particle is in charge? No. Alpha particle is very large? No. Nucleus is positively charged? Yes. But this does not explain कि why majority of alpha particles सीधे निकल गए. Nucleus is very small. यस, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल तो न्यूक्लियस के छोटे होने की वजह से उनके उसके करीब भी नहीं आ पाए. ठीक है. अल्फा पार्ट न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज्ड. इसका रीजन तो ये होना चाहिए था कि व्हाई अल्फा पार्टिकल्स आर डेविएटेड. ठीक है, तो दैट इज व्हाई डी इज द प्रॉपर आंसर. सही है बेटा. तो यहाँ पे इस लेक्चर को रोकते हैं. यस सर. And if you guys have any question, you can ask. Kindly give me some ideas about the past papers class. When can we have the past paper class on my map? हाँ,
आप मुझे प्राइवेट मैसेज में बता दें जो आपके पास आइडियाज चल रहे हैं, ठीक है। पास पेपर सेशन कब रख सकते हैं हम, कीपिंग इन माइंड वी हैव स्टूडेंट्स फ्रॉम आई मीन आउटसाइड पाकिस्तान एज वेल, ठीक है। चलो, तो ख्याल रखिएगा बेटा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।